हेलो बच्चों, नमस्कार बच्चों। एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। बच्चों, जिस तरह से हम मैथ का क्वेश्चन कर रखे हैं 20-20 की सीरीज, आज हम लोग साइंस की सीरीज चालू करेंगे। केमिस्ट्री पहला चैप्टर होगा आपका और पहले चैप्टर से 20 क्वेश्चन लगाए हैं। अगर आप लोगों को मजा आएगा तो आगे फिर से हम केमिस्ट्री के और भी सवाल लाएंगे पहले ही चैप्टर से। लगभग मेरा एक लक्ष्य है कि लगभग पहले चैप्टर से 50 क्वेश्चन कर लो, सेकेंड चैप्टर से 50 क्वेश्चन कर लो। इस तरह से हम 50-50 क्वेश्चन करके अगर कर लेंगे तो हमारा जो एक सिलेबस है ना, जो एक पूरी तरीके से जो क्वेश्चन हमारा तैयार हो जाएगा। इस बात पे बिल्कुल गौर करना कि जो सवाल हम लोग कर रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए सवाल हो, चाहे वो सीबीएसई कंडक्ट करवाई हो एग्जाम को, चाहे वो यूपी बोर्ड कंडक्ट करवाया हो, तो वो याद रखना। और अदर बोर्ड भी जो सवाल करवाए हैं, जितने भी सवाल केमिकल रिएक्शन से हो जाए और एसिड बेस से पढ़ लेंगे, मेटल नॉन मेटल से हो जाएगा, कार्बन और कार्बन कंपाउंड्स पढ़ लेंगे, उन सभी चैप्टर से भैया जो भी सवाल आया हुआ ना, उन सभी सवालों को हम कलेक्ट कर चुके हैं। धीरे धीरे करके 20-20 की सीरीज में हम देंगे आपको। तो आप बेहतर आपके लिए यही होगा। तो चीजों को बस आप करते जाइए और साथ साथ लिखते जाइए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आपका यही लक्ष्य हो कि लगभग 30 से 35 सेकंड में एक सवाल का जवाब दे दिया जाए और आप बेहतर ढंग से उसको दें। जो सवाल आपको नहीं आता उस सवाल को कॉपी में नोट डाउन करेंगे और आगे चल के जब वो सवाल को एग्जाम आने से पहले उसको एक बार रिवाइज करेंगे या फिर रिवाइज करते ही चलेंगे भैया, वो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। तो चलिए, आज ज्यादा समय नहीं लेंगे। अब पहला सवाल देखेंगे आज का क्या है। तो आपके बोर्ड के सामने देखो, पहला सवाल दिया गया, बहुत बेहतर सवाल है। सवाल दिया, आतिशबाजी में कौन से रसायनों का उपयोग किया जाता है, इस बात को बताइएगा ना। इंग्लिश में दिया, व्हाट केमिकल्स आर यूज इन फायर वर्क्स। आतिशबाजी का अर्थ क्या हो जाएगा? तो भैया बोलेंगे आतिशबाजी किसे कहते हैं। जैसे आप देखते हो ना, कुछ बिग बॉस उसमें आते हैं तो उसमें के मुंह में कुछ भरते हैं और उसके बाद क्या करते हैं भैया, फूंक मारते हैं तो बड़ी तेजी से आग जलती है, तो वो आतिशबाजी एक प्रकार से कहा जाए। ये क्या कर रहे हैं, एक खेल खेल रहे हैं और इस आतिशबाजी खेल में किस रसायन का प्रयोग करते हैं, इसका जवाब निकल के क्या आएगा। तो बोलेंगे भैया क्या कॉपर क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, कॉपर क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। तो जवाब निकलेगा भैया कॉपर क्लोराइड, है ना। याद रखना भैया, कॉपर क्लोराइड को इसको उपयोग में लेते हैं। क्यों? कॉपर कैल्शियम क्लोराइड को भी उपयोग में लेते हैं, बेरियम क्लोराइड को भी उपयोग में लेते हैं। अगर यहीं पे एक और नाम लिखा होता सोडियम क्लोराइड, यहीं पे क्या लिखा होता भाई, सोडियम क्लोराइड लिखा होता, सॉरी सोडियम नाइट्रेट लिखा रहा होता, सोडियम नाइट्रेट लिखा होता, तो ये भी हम उपयोग में लेते हैं, है ना। ये भी हम उपयोग में लेते हैं, सोडियम नाइट्रेट अगर होगा, है ना, तो इसको भी उपयोग में लेंगे। तो मैं कहने का मतलब यहाँ पे कॉपर क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, इन चारों को हम आतिशबाजी में प्रयोग करते हैं। इस वजह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, सी ऑल ऑफ एबो, माने ये चारों के चारे सही हो जाएंगे। चले आगे, सेकंड सवाल देखेंगे, टाइम नहीं गवा करेंगे। डियर, मैग्नीशियम रिबन को बहुत बार एनसीईआरटी का सवाल है ये, और मैक्सिमम बार ये सवाल पूछा गया भैया, है ना। एनसीईआरटी का सवाल है, मैक्सिमम बार पूछा गया है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्यों साफ किया जाता है, ये पूछा जाता है। तो बताइए क्यों साफ किया जाता है, किसकी कोटिंग चढ़ जाती है। पहला ऑप्शन दिया, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की कोटिंग चढ़ जाती है, बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग चढ़ जाती है, बेसिक मैग्नीशियम सल्फाइड की कोटिंग चढ़ जाती है, या बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड की कोटिंग चढ़ जाती है। तो इसका सबसे शानदार आंसर आएगा, आप देखेंगे एनसीईआरटी अगर पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी के पहले पेज के एकदम लास्ट लाइन में दिया गया है क्या भैया, कि बेसिक कार्बो, देखो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की क्या चढ़ जाती है, परत चढ़ जाती है, जिसको हम रेगमार्क से रगड़ेंगे तो वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगा, और जब साफ हो जाएगा तो पूरी तरीके से जलेगा, है ना। ये क्लियर है ना। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर रगड़ा जाता है क्योंकि इसमें किसकी सही तो है, कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है ना। जब ये जलता है तो ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जब ये जलता भी है तब क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और किस कलर का वो शेप देता है, तो बोलो कि सफेद कलर का वो शेप देता है। इस बात को याद रखना, ये किस कलर का वो शेप देता है, सफेद कलर का वो शेप देता है ना। ये बात क्लियर है ना। चले आगे बढ़ते हैं, बात समझ पाए। यहाँ पे देखो क्या लिखा, प्रकाश संश्लेषण का महत्व बताइए। चलिए इसको बताइए, प्रकाश संश्लेषण का क्या उपयोग है। तो जवाब निकलना चाहिए भैया, प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है। तो आप बोलोगे भैया प्रकाश संश्लेषण से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। कैसे? सनलाइट को लेते हैं, जो भी प्लांट होते हैं, जैसे मान लो ये
कोई एक प्लांट है और ये प्लांट क्या काम करेगा, बोलोगे भैया ये जो प्लांट है इसकी जो लीव्स होती हैं, ये लीव्स क्या करेंगी, इस लीव्स में पाया जाता है क्लोरोफिल। ये देखो इस लीव्स में क्या पाया जाएगा, इनकी जो लीव्स होती है उनमें क्लोरोफिल पाई जाती है। और ये क्लोरोफिल का काम क्या है, बोलोगे भाई जो क्लोरोफिल पाया जाएगा, ये जो क्लोरोफिल पाया जाता है ये क्या करता है, एक काम इसका क्लोरोफिल का सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेना। जब ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा तो ये अवशोषित करके क्या बनाता है, भोजन बनाता है। किसके लिए, प्लांट के लिए। तो ये प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण, है ना। पेड़ पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो ये क्या, ये प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व हो सकता है, बोलोगे भैया प्रकाश संश्लेषण यदि नहीं होगा तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। आगे बोल के रखा, प्रक्रिया में जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में संतुलित, देखो क्या कह रहा है, संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। तो कितने लोग दे ले जाएंगे भाई, कितने लोग दे ले जाएंगे, कहेंगे भैया इसका रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जब इसमें होता है तो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और क्या होता है, जल होता है। ये रिएक्ट करते हैं किसकी उपस्थिति में, बोलोगे एक तो सूर्य का प्रकाश होता है, एक सूर्य का प्रकाश होता है भाई, और दूसरा क्या हो जाएगा, बोलोगे दूसरा भैया पर्णहरिम या क्लोरोफिल है ना। इनकी उपस्थिति में ये किसका निर्माण करेंगे भैया, ग्लूकोज C6H12O6, और किसका निर्माण करेंगे भैया, जल का, है ना, और किसका, बोलोगे ऑक्सीजन का। इसको बैलेंस करना है तो क्या करोगे, 6CO2 लगा देना, यहाँ पे 12H2O लगा देना। ये पूरा का पूरा ऐसे रखना, यहाँ पे 6H2O और 6O2, ये गैस बाहर निकलती है, याद रखिएगा। याद हो जाएगा आपको कि जो रासायनिक अपक्रिया के समीकरण क्या होता है, 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स आउट C6H12O6। ये क्या, यही पौधों का भोजन है क्या भैया, ग्लूकोज है। ये पौधों का भोजन है, ग्लूकोज है। अगर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होती तो बोलेंगे भैया पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते। तो इससे फायदा क्या है, पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। दूसरी स्थिति क्या होती है, जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, वायुमंडल में छोड़ते हैं, जिसके सहारे हम जीवित रहते हैं। आ जाओ इस सवाल को करो। निम्नलिखित रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखें। ये 3 इक्वेशन आपके पास दिए गए लेकिन शब्द समीकरण है। वर्ल्ड इक्वेशन दिया गया, इसको किस में बदलना है, केमिकल सिंबल में लेके आओ। अब चलो पहले को बदलो भाई। पहला क्या लिखा गया, ध्यान से देखना। बोलोगे पहला भी ये लिखा गया हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो हाइड्रोजन को क्या लिखते हो, H2, है ना। H2 लिखेंगे, केवल H लिखेंगे नहीं, हमेशा H2 लिखते हैं, है ना। H2 प्लस क्लोरीन गैस को Cl ना लिखना, Cl2, है ना। गिव्स आउट क्या बना भैया, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो बोलेंगे क्या बना, HCl। पूछा क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो संतुलित करना यदि आपको आता है तो क्या ले जाएंगे, नहीं आता तो सीख लो भाई। यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक क्लोरीन, जो प्लस के आगे उसको एक बॉक्स में रखना, है ना। यहाँ पे क्लोरीन कितनी बार भाई, 2 बार, इसको एक बॉक्स में रखना। अब यहाँ आ जाओ, बोलो कि यहाँ पे सर हाइड्रोजन और क्लोरीन है, ये कितनी बार भाई, एक बार। क्लोरीन कितनी बार, एक बार। इन दोनों को अगर हम देख लें, ये एक एक बार है ना। हाइड्रोजन एक बार, हाइड्रोजन एक बार बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन 2 बार है और यहाँ पे क्लोरीन एक बार है। तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर मैं 2 से यहाँ गुणा कर दूंगा तो बोलोगे मेरे भाई कि सर जब 2 से आप गुणा करोगे ना तो होगा क्या, इस 2 के गुणा करने से क्लोरीन 2 हो जाएगा, इस 2 का गुणा हाइड्रोजन करने से 2 एक कम 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्लोरीन तो 2 हो गया, देखो। तो क्लोरीन 2 इधर बराबर हो गए, लेकिन हाइड्रोजन 2 हो गया इस साइड, और इधर हाइड्रोजन आज भी कितना है, 1 है। तो इसको भी 2 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा मेरे भाई, 2 से करना पड़ेगा, है ना। अच्छा सॉरी, यहाँ पे गलती हुई भाई, यहाँ पे देखिए डबल डबल दिया ऑलरेडी, ये H2 दिया है और ये Cl2 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो भाई, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ भी 2 बना गया, तो क्या बढ़ाएंगे हम, केवल केवल यहाँ पे 2 बढ़ा लेंगे, है ना। यहाँ पे केवल 2 बढ़ा लेंगे, ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ पे गलत हुआ, भैया ऑलरेडी 2 2 दिया था, कोई बात नहीं। आ जाओ दूसरे सवाल को करो। सेकंड वाला सवाल देखो क्या दिया, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड। लेड को लेंगे तो क्या लेंगे, लेड का सिंबल क्या था भैया, Pb, है ना, Pb। इसको सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाले को लिखो Pb, लिखोगे Pb प्लस के कॉपर क्लोराइड CuCl2, है ना। गिव्स आउट क्या बना भैया, लेड क्लोराइड PbPbCl2, है ना, कि PbCl लिखेंगे, PbCl2 प्लस क्या लिखोगे भैया, कॉपर Cu, है ना।
अब इसको बैलेंस करो, देखो बैलेंस है भैया, पीबी एक बार, यहां भी पीबी एक बार, सीएल दो बार, यहां भी सीएल दो बार, कॉपर एक बार, यहां भी कॉपर एक बार। ये क्या है? इक्वेशन बैलेंस है ना, ये इक्वेशन बैलेंस है। तीसरा वाला करके दिखाओ, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा करके दिखाओ मेरे भाई। बोलो भी तीसरा क्या है? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का होता है ZnO। जिंक ऑक्साइड का क्या होता है? ZnO। कार्बन, कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? सी। अब ये बैलेंस करो इसको, देखो बनेगा क्या? बोल के रखा, जिंक बन रखा है, जिंक बन रखा है, और क्या बन के रखा भैया? कार्बन मोनोऑक्साइड। जब मोनो आए ना तो बस एक ही ऑक्सीजन लगा ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसको बैलेंस करो भैया, Zn एक बार, यहां भी एक बार, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, एक कार्बन एक कार्बन। ये भी क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा भाई? मेरे संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। क्लियर है ना ये बात? आ जाओ अगला सवाल करके दिखाओ। कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है। किस प्रकार का रिएक्शन हो सकता है भैया? दिस रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड, माने ये किस प्रकार का रिएक्शन है? आपको पता ना रिएक्शन कितने प्रकार से? 5। एक होता संयोजन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक होता भैया वियोजन, है ना, डिकम्पोजिशन हो जाएगा, वियोजन, वियोजन हो जाएगा। एक अगला रिएक्शन का नाम क्या? विस्थापन, है ना, विस्थापन। और एक और रिएक्शन का नाम याद रखो, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना, द्विविस्थापन। क्या हो जाएगा भाई? द्विविस्थापन हो जाएगा, है ना, दो विस्थापन। और एक और आएगा क्या? बोलिए रेडॉक्स रिएक्शन। यहां पे लिख देता हूं द्विविस्थापन। और एक और याद रखना, क्या भैया? बोलोगे भैया एक तो हम पढ़े रेडॉक्स रिएक्शन, एक रेडॉक्स रिएक्शन, जिसी रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आता है। जिसी के रेडॉक्स में क्या आता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आता है। अब यहां से बताओ क्या होता है? ये देखो क्या है? एक अकेला, यहां भी अकेले, दोनों मिलके जुड़ के देखो एक अकेला प्रोडक्ट बना हुआ है। कहने का मतलब जब सर दो अलग अलग अभिकारक हो, और जब दो अलग अभिकारक मिलके केवल एक ही प्रोडक्ट का निर्माण करें, तो ऐसे प्रकार के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? सॉरी सॉरी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा भैया? संयोजन अपक्रिया। यहाँ पे कौन सा सही होगा? बोलोगे ऑप्शन नंबर 1 संयोजन अपक्रिया। यहाँ पे देखो क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है ना? यहां पे अगर पूछते क्या एक्सोथर्मिक है इंडोथर्मिक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अब क्रिया करा। अगर एक और बात पूछता यहाँ पे भैया एक्सोथर्मिक है, यहां भी ये भी याद रखना, कॉम्बिनेशन के साथ साथ और एक और ऑप्शन सही हो रहा है, क्या? एक्सोथर्मिक है ना, ये भी रिएक्शन सही है। दोनों रिएक्शन यहाँ पे, दोनों ऑप्शन को सही मान सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि ये हीट अपने अंदर से निकालेगा और क्या करेगा? बोलोगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी काम कर रहा है। चलो आ जाओ इस सवाल को करो, बढ़िया सवाल है। इस सवाल करना, जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में प्रवाहित किया जाता है, तो कॉपर सल्फाइड का एक काला अवक्षेप प्राप्त होता है। जब भी अवक्षेप की बात करेगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे काला अवक्षेप प्राप्त करता है, और इस प्रकार बनने वाला सल्फ्यूरिक एसिड घोल में रहता है। इस प्रतिक्रिया या इस जो प्रतिक्रिया हो रही है किसका उदाहरण है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है, डी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है, या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है? बोलेंगे संयोजन अपक्रिया। ये संयोजन अपक्रिया का है। आगे भैया क्या? विस्थापन अपक्रिया का है। आगे क्या दिया है? डिकम्पोजिशन, अपघटन अपक्रिया या वियोजन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया। आगे डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन अपक्रिया। बताइएगा कौन सा सही है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बोलना भैया, क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बोलेंगे भैया यहाँ पे क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट होगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट्स कर रहे हैं, ध्यान देना, हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन सा? ये कॉपर सल्फेट CuSO4 ये बनाया। देखो रिएक्शन करने के बाद क्या रखा ना, कॉपर सल्फाइड हो जाता है भैया, CuCuS हो जाता है, और कौन निकलता है? देखो एक एक काला अवक्षेप प्राप्त होता है, और इस प्रकार बनने वाला सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो ये तो अलग हो गया ना, इस प्रकार सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनता है? H2SO4। ध्यान से देखना, बोलोगे ये H2 किसके साथ था? सल्फर के साथ।
क्या आज है H2 सल्फर साथ? नहीं भैया, डिस्प्लेस हो गया। देखो कॉपर सल्फेट के साथ था, क्या सल्फेट है कॉपर साथ? नहीं भैया, डिस्प्लेस हो गया। तो जब दोनों आयन अदला बदली कर जाए तो वहां पे कौन सा रिएक्शन होता है भैया? डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ना। कौन सा रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट। इस सवाल को करो अब। दिए गए रासायनिक समीकरण में कौन सा संतुलित है? चारों में से देखो कौन सा संतुलित ऑप्शन है, बताना जल्दी से, कौन सा संतुलित ऑप्शन है भाई? पहला वाला ऑप्शन संतुलित है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है? बताइएगा। पहला लिखा कहता है H2O2। पहला ऑप्शन क्या है भाई? पहले ऑप्शन में लिखा है H2O2। H2O2 भी है, जब तोड़ेंगे H2O प्लस O2, क्या सही है? बोलो। H2O2 क्या ये सही हो जाएगा? दूसरा देखते हैं भैया। अब पता नहीं सही क्या सही है, देखो भाई, ये देखो मिस्टेक है। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, इसको तोड़ोगे क्या? सोडियम नाइट, देखो सोडियम नाइट्रेट नहीं बना भाई, यहां पे O2 बन गया। CaCO3 तोड़ोगे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। Al2CO3 Al2O3 प्लस CO बना। कौन सा सही लग रहा है आपको? तो कौन सा सही भैया ऑप्शन? बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर सी सही है। जब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है, याद रखना, जब इसको हीट करेंगे तो क्या बनता है भैया? CaO बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये बहुत अच्छा रिएक्शन, याद रखना। जब क्या करते भैया? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है, इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा आपका? सी वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे आ जाओ, सवाल नंबर 9 करेंगे। इस सवाल को करिए, जवाब दीजिए। उसके बाद, रासायनिक प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति आवश्यक है? कौन सी ऐसी स्थिति भी आवश्यक है? क्या तापमान और दबाव में परिवर्तन के साथ होना चाहिए? तापमान भी बदलना चाहिए, दबाव भी भैया। अब दूसरा सुनो, कम से कम एक अभिकारक निश्चित मात्रा में हो, ये एक दूसरा दिया है। द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करना चाहिए, या ऊपर में से सभी, माने चारों तीनों विकल्प सही है ऊपर के, कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम होना चाहिए, कि कम से कम एक अभिकारक, देखो एक अभिकारक निश्चित मात्रा में हो, और दिया ना क्या तापमान और दबाव में परिवर्तन के साथ होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपको याद होगा, जब केमिकल रिएक्शन आप पढ़े होंगे तो पहले पढ़ाया गया होगा। देखो क्या पढ़ाया होगा भैया? मास कंजर्वेशन लॉ, कि जो द्रव्यमान है भाई, उसको ना ही हम नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर पाएंगे, बस उसके फॉर्म को क्या करेंगे? चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका? बोलोगे भैया मास कंजर्वेशन लॉ पे ही काम करेगा, तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार ही हम चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, बाकी दोनों विकल्प क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। लो, क्वेश्चन नंबर 9 करिएगा। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? माने एक ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है जिसमें कोई पदार्थ या पदार्थ परिवर्तन करके नए गुणों वाले नए पदार्थ उत्पन्न करते हैं? आपको शायद याद होगा, ये कहीं ना कहीं एक डिफिनीशन है। ये कहीं ना कहीं एक डिफिनीशन है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिले और एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनाता है, तो वो कौन कहलाता भाई? क्या पहला कहलाएगा क्या एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है? क्या दूसरा कहलाएगा क्या कि एक परमाणु प्रक्रिया है? क्या तीसरा कहलाएगा क्या भैया शारीरिक प्रक्रिया? इसमें शरीर का क्या नाम है भैया? शरीर की जरूरत नहीं है, इसको हटा दो बाहर। एक रासायनिक अपक्रिया, हाँ भाई ये तो मुझे बहुत बेहतर लग रहा। क्यों? क्योंकि रासायनिक अपक्रिया की परिभाषा ही कहती है कि जब दो या दो से अधिक केमिकल को मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं एक नए, है ना, नए जो नया प्रोडक्ट बनेगा, उसकी जो फिजियोलॉजी होगी या उसका जो कहा जाए गुणधर्म होगा, वो बिल्कुल क्या होगा? अलग होगा। चलिए आ जाओ अगले सवाल पे आओ। इस सवाल को करके दिखाओ। अभी 10 नंबर देखो, 10 नंबर में बोल के रखा भाई क्या, कि किस प्रक्रिया में, माने कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक अणु में मौजूद एक परमाणु, एक अणु में मौजूद एक परमाणु या परमाणुओं का समूह, कहने का मतलब किसी एक अणु में चाहे उसमें परमाणु मौजूद हो या परमाणुओं का समूह मौजूद होगा, तो दूसरे परमाणुओं द्वारा विस्थापित हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? विस्थापन अपक्रिया में होता है, दोहरी अपघटन अपक्रिया में होता है, या अपघटन अभिक्रिया में होता भाई, या बोलोगे संश्लेषण की अभिक्रिया में होता? जवाब देना किस में होता है? आपको अभी हमने सिखाया भैया, जैसे मैं लेता हूं
देखो NaCl ले लिया, है ना, या ऐसे ही ले लो, क्या भैया बोलोगे सर CuSO4 ले लेता हूं और यहाँ पे लिख देता हूं Zn, और इसको मैं कह दूं चलो करके दिखाओ, तो बोलोगे भैया ZnSO4 बन जाएगा, कौन डिस्प्लेस हो जाएगा, बोलोगे Cu डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये देखो क्या है, ये किस प्रकार का रिएक्शन दिख रहा है आपको, तो बोलोगे ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका सही हो जाएगा। विस्थापन अपक्रिया का क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। आ जाओ सवाल नंबर 11 करो। किस प्रक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके, देखो, बनाते नए यौगिक हैं, कौन से, विस्थापन, दोहरा विस्थापन, संश्लेषण। भाई संश्लेषण का नाम ही नहीं आएगा, यहाँ पे कहीं फोटोसिंथेसिस हो रहा, क्या नहीं हो रहा भाई, इसको हटा दो बाहर। अपघटन, क्या डिकम्पोजिशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है या डिस्प्लेसमेंट है, इन तीनों में चेक करो। दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करते हैं, जब दो आयन अपने यौगिक को अदला बदली करेंगे तो बोलेंगे वहां पे कौन सा होगा भैया, डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना। जब दो आयन क्या करें, दो आयनों को आपस में अदला बदली करके जब बनाते हैं तो वहां पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, बोलोगे भैया यहाँ पे हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ना, यहाँ पे क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर इसका देखना चाहते हो तो अभी हमने देखो करके दिखाया था भाई, अभी हमने देखो करके दिखाया था, यहाँ पे देखो ये दो आयन है ना, एक आयन, ये एक आयन, ये दोनों क्या करते हैं, आपस में अदला बदली कर रहे हैं। इसका देखो H2 इसके पास चला गया, इसका Cu या इसके साथ चला, देखो दोनों आयनों का अदला बदली हुआ, इस वजह से ये कौन सा रिएक्शन हो गया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा। क्लियर है ना। आ जाओ अगले सवाल पे, ये वाला सवाल करना। दोहरे विस्थापन अपक्रिया में जैसे सोडियम सल्फेट विलयन और बेरियम क्लोराइड, क्या लिखा है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का भैया NaSO4 कि Na2SO4, बोलो भैया Na2SO4, है ना। आगे क्या, बेरियम क्लोराइड, तो बोलिए बेरियम क्लोराइड का क्या था, BaCl, है ना, BaCl2 BaCl होगा, क्या बोलो बताओ मुझे, बोलो BaCl होगा BaCl2 होगा, भैया BaCl2 नहीं, कैसे लिखेंगे पता नहीं, बताओ, गलती यहां भी करवा दे यहां भी करवा दे, कौन सा मानेंगे, ये कोई नहीं मानेंगे, BaCl नहीं होगा, BaCl2 होगा, है ना। अब मुझे बताओ रिएक्शन करके क्या बनाओगे, बोलोगे यहां पे बनाऊंगा तो बनेगा NaCl, NaCl, और क्या बनेगा, बोलोगे बने भैया BaSO4, बेरियम सल्फेट, और इसका नाम क्या, सोडियम क्लोराइड। अब बताना इसमें क्या हो रहा है ना, कि विलयन के बीच अपक्रिया सही विकल्प है, परमाणुओं का आदान प्रदान होता है, एक बार यहां देखना, आयनों का आदान, ये तो भाई हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान देखो बिल्कुल हो रहा है, एक अवक्षेप उत्पन्न होता है, अवक्षेप उत्पन्न होता है कि नहीं होता भाई ये हम नहीं जानते, लेकिन क्या ना, आघुलनशील नमक उत्पन्न होता है, तो कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का सही होगा, बताना। आघुलनशील नमक उत्पन्न होता है, बताओ। NaCl है क्या भाई, NaCl को आपको पढ़ाया गया भैया, इसी को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, और इसी को बोलते हैं साधारण नमक, इसी को क्या बोलते हो, एक साधारण नमक बोलते हो, है ना, इसी को क्या बोलते हैं, साधारण नमक, या इसी को बोलते हैं ना सोडियम क्लोराइड। अब ये उत्पन्न हुआ तो क्या ये आघुलनशील है, मानिए ये घुलेगा नहीं, ये जो नमक बना हुआ घुलेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा, यहाँ पे बोलोगे क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो, सॉरी, ऑप्शन नंबर ये देखो BCD तीनों सही होगा ना, BCD अगर ये दिया तो देखो तीनों सही है, आयनों का भी आदान प्रदान हो रहा है, एक अवक्षेप भी बन रहा है, और ये क्या है, आघुलनशील, ये तीनों सही होगा, BCD तीनों सही हो जाएगा। चलो आ जाओ आगे सवाल लिखो भाई, अगला सवाल है, अगला सवाल देखना ध्यान से, ये वाला देखो, सवाल नंबर 13 देखो, बढ़िया सवाल है, करके दिखाओ मुझे। निम्नलिखित में से किसमें प्रारंभिक पदार्थ की पहचान अपरिवर्तित रहती है, दूध का फटना, क्रिस्टल की प्रतिक्रिया द्वारा क्रिस्टल का निर्माण करना, यही ऑप्शन सही होगा आपका, है ना, कि पहचान अपरिवर्तित, माने इसका क्रिस्टल जो होता है उसका परिवर्तित ही नहीं होता, इसकी पहचान हमेशा वैसे के वैसे क्या रहती है, बनी रहती है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, राइट हो जाएगा। लिखो अगला सवाल, सवाल नंबर 14, एक छात्र एल्युमिनियम और क्लोरीन से एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है, किससे भैया, एल्युमिनियम ले लिया और क्लोरीन ले लिया, एल्युमिनियम और क्लोरीन से जब अपक्रिया करवाएगा तो एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहा है, तो जो बनाने का प्रयोग करता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रतिक्रिया का रासायनिक समीकरण देता है, क्या क्या लिया भैया, एल्युमिनियम लिया है,
एल्यूमिनियम लिया है, और क्या लिया है, और बोलोगे भैया क्लोरीन लिया है, और इन दोनों का जब रिएक्शन करवाया तो क्या बनाया, बोलो भैया एल्युमिनियम क्लोराइड बनाया। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाया है। ध्यान से देखना। अब जो एल्युमिनियम क्लोराइड बनाया ना, यहाँ पे देखो, ये क्या, ये Al है ना, ये क्या, ये Cl2 है, बनेगा क्या, AlCl3 बनेगा। कहीं देखो AlCl3 देखो भैया, यहाँ पे AlCl3 है देखो, लेकिन बैलेंस है ये। अगर बैलेंस करोगे तो क्या बनेगा भाई, Cl3 है, यहाँ पे क्या कर दें भाई, बोलो भैया यहाँ पे 2 का गुणा कर दोगे तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 का गुणा कर दो। क्यों ऐसा किया, 2 Al इस साइड हो गया, लेकिन 2 3 6 क्लोरीन हो गया, तो यहाँ पे 3 का गुणा कर दो, 6 क्लोरीन हो जाएगा, बैलेंस भी हो गया। अब चेक करो बैलेंसिंग भैया, 2Al 3Cl2 2AlCl3, भैया ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा राइट दिख रहा है आपको, सी वाला। बी देखो भैया 3Al और 3Cl2 कभी नहीं हो सकता भाई, कभी नहीं ये वाला होगा ना, कि हो जाएगा भाई, ध्यान देना। ये भैया 3 दूना 6 है, और 3 त्रिका 9 क्लोरीन नहीं होगा ये। यहाँ चेक करो 2Al, भैया 2Al है, Cl2 Cl एक बार नहीं होगा। देखो एक Al यहाँ पे, Cl2 है तो बराबर, ये तो बराबर है, लेकिन ये क्या भैया, बैलेंस अगर हम करेंगे तो Al के ऊपर 3 पॉजिटिव होता ना बैलेंस, ये जाएगा तो AlCl3 बनना चाहिए, जबकि ये गलत है। तो कौन सा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। लिखिए अगला सवाल, बताइए इस सवाल का जवाब। हाँ, एक बढ़िया सवाल है, एग्जाम में बार बार ये सवाल पूछा गया, अभी बहुत मोस्ट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना। ये बहुत बार सवाल पूछा, पानी के आयतन के अनुसार, एक पूछेगा पानी के आयतन के अनुसार, अगर एक पूछा पानी के भार के अनुसार, पानी के भार के अनुसार, तो दोनों का 2 जवाब निकल के आएगा, बताना कौन सा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतन क्या होगा भाई, अगर पूछा किसके अनुसार, पानी के आयतन के अनुसार, तो जवाब क्या निकल के आना भैया, जवाब दोगे 2:1। लेकिन भार के अनुसार पूछे ना, तो बोलेंगे अनुसार क्या, 1:8। अगर ऐसा सवाल बना तो बोलोगे 1:8 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे पूछा कि इसके आयतन के अनुसार, तो जवाब निकलना चाहिए 2:1। याद रखना, हाइड्रोजन पहले तो 2, ऑक्सीजन बाद में। लेकिन अगर वहां पे लिख दिया जाए भाई, क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पहले लिख दे और हाइड्रोजन बाद में लिख दे, तब जवाब क्या निकलेगा, तो बोलो भैया उल्टा कर देंगे, फिर हम क्या कर देंगे, इतना समझदार हम हैं, उल्टा कर देंगे, हो जाएगा 1:2, है ना, ये याद रखना। आ जाओ सवाल नंबर अगला करते हैं, सवाल नंबर 16। सफेद धुलाई के लिए पदार्थ एक्स के घोल का उपयोग किया जाता है, धुलाई कर दो चाहे पेंटिंग के लिए व्हाइट वॉशिंग, है ना। देखो यहाँ पे व्हाइट वॉशिंग का मतलब क्या है, धुलाई ना समझ के बस बोलो पेंट करने के लिए किया जाता प्रयोग, किसका प्रयोग किया जाता है भैया, एक पदार्थ यक्स है। अब आप जानते हो किस चीज का पेंट करते हैं भैया, चूना पोतते हैं, क्या पोतते हैं वहां पे, हम चूना लगाते हैं ना, चूना की पुताई करते हैं, चूना। तो चूना का सूत्र क्या हो जाएगा भैया, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को क्या बोलते हैं, अनबुझा चूना, कि बुझा हुआ चूना ना भैया, अनबुझा चूना। क्यों अनबुझा बोले, क्योंकि इसमें अभी पानी की मात्रा हम मिलाए नहीं है। जब इसमें हम पानी की मात्रा मिलाएंगे तो बोलेंगे CaO में H2O हम मिला देंगे, तो ये बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस बनेगा, और इसी में से भैया क्या निकलती है, हीट निकलती है, उष्मा निकलती है। इस वजह से इसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद रखना, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और किस नाम से जानते हैं मेरे भाई, बोलो भैया इसे और नाम से जानते हैं क्या, इसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसको क्या जवाब देते हैं, संयोजन, या डी देखो कंपोजिशन रिएक्शन, क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। याद रखना इस बात को, याद रखना। और इसको क्या बोलते हो भैया, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। यहां से एक सवाल हमेशा आया है, बुझा हुआ हुआ चूना, ये हमेशा भैया एक सवाल यहां से बोर्ड में आया है, इसको मोस्ट बना लो, बहुत बार सवाल आया हुआ है, इसको मोस्ट बना के रखना, है ना, ये सवाल फिर से बन सकता है। चलिए लिखिए अगले सवाल पे आइए। अच्छा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। चलिए आ जाओ दूसरे सवाल पे भाई, 17 नंबर सवाल करना। कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, मतलब ये एक आपके पास ये है, और एक आपके पास क्या, लोहे का पिघलना, इन दोनों में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, क्या अब ये लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, बताना, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, या बोल दिया जाए
लोहे का पिघलना, लोहे का पिघलना, बताइएगा कौन सा भाई? तो याद रखना भैया, लोहे का पिघलना, देखो लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना कैसा है? तो बोलोगे लोहे में जंग लगना मेरे भाई, ये रासायनिक परिवर्तन है ना, रासायनिक परिवर्तन है। क्यों ऐसा हो रहा भैया? लोहे को हम खुले आसमान के नीचे रख देंगे तो नमी पा करके उसके ऊपर लगेगा जंग और धीरे धीरे लोहे का हो जाएगा क्षरण, है ना। जबकि लोहे का पिघलना क्या कहलाता है भैया? लोहा पिघल रहा है, ये कैसा परिवर्तन है? उसका भौतिक परिवर्तन है। लोहा पिघल रहा, वो कैसा? उसका फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन है। आ जाओ सवाल नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्या होता है जब बिना बुझा चूना? ये जब बिना बुझा चूना का मतलब CaO, अभी हमने बताया, इसका पूरा का पूरा सवाल कर लिया। बिना बुझा हुआ चूना, ये CaO पानी में मिलाया जाता है। बोलो भैया, जब बिना बुझा हुआ चूना ना पानी में मिलाते हैं तो वो बुझ जाता है। वो क्या हो जाता है? बुझ जाता है। और उसका नाम क्या हो जाता है? बोलोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी का नाम क्या भैया? इसी का नाम है कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी का नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस बात को याद रखना, हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल भूलना मत, ये सवाल अभी मैं पीछे पीछे सब कुछ करवा दिया। ये सवाल करके दिखाओ, जिंक कार्बोनेट को, किसको भी? जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट का फार्मूला क्या था? ZnCO3, जिंक कार्बोनेट, है ना, ZnCO3 को किसकी उपस्थिति में? भैया वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर क्या होता है? अब बताओ मुझे क्या होता है? जब जिंक कार्बोनेट को हम वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या होगा? बताओ। बताओ, ये सवाल करें भाई, होमवर्क दें। ये बहुत बेहतर सवाल है, खोजना इस सवाल को जाके घर पे। इस सवाल को खोज के कमेंट लिखना। इस सवाल को खोजेंगे आंसर और कमेंट लिखेंगे भाई, कमेंट लिखेंगे क्या? जवाब है। तो इस सवाल को हम देते हैं होमवर्क, HW का ये है। ये सवाल एच, बहुत बढ़िया सवाल है, खोजना, है ना। ये लो अगला सवाल, एक 20 नंबर। 20 नंबर भी क्या? मोमबत्ती का जलना। इसको भी अगर हम कहो तो दे दें, बहुत आसान सवाल है। भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? तो जवाब भैया इसका भी जवाब HW में देना। ये दो सवाल आपके लिए HW में दिए जा रहे हैं। कौन सा? एक, मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है? दूसरा सवाल हमने क्या दिया? जिंक कार्बोनेट को जब वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या मतलब गर्म करने पे क्या होता है? ये दोनों कमेंट में रहेंगे और ये दोनों के दोनों सवालों का आपको जवाब देना है। तो आज इतनी बड़ी क्लास रखेंगे, इसके आगे जो क्लास होगी वो अगली क्लास मिलेगी आपको, दूसरी क्लास मिलेगी। तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि चीजों को भी ये करते जाना, करने के साथ साथ उसको क्या करना? दोहराते जाना है। तो आप बेहतर कर पाएंगे। ऐसा एक दिन में कोई, देखो ना, एक अकेला चना भार नहीं फोड़, याद रखना, एक अकेला चना भार नहीं फोड़ता, लेकिन एक अकेला चना आंख जरूर फोड़ देगा। इस वजह से याद रखना, मेहनत करते चलना है। मेहनत करते, एक दिन में तुम भार नहीं फोड़ दोगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा तुम फोड़ दोगे। कहने का मतलब ये है कि एक दिन में पूरी तैयारी कंप्लीट नहीं की जा सकती, है ना। धीरे 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 एक वक्त आएगा भैया, हम पूरी तैयारी करेंगे। और कुछ लोग के दिमाग में भैया ठंडी पड़ रही है बहुत बढ़िया से, हम नहीं पढ़ पाएंगे, ठंडा लगने लगता है। भैया ठंडी में ठंडी नहीं पड़ेगा, गर्मी में गर्मी नहीं पड़ेगी, और बरसात में बरसात नहीं होगा, तो होगा क्या? बताओ होगा क्या फिर? तो ये हम क्या करेंगे भैया, जो इन ठंडी के मौसम में, गर्मी के मौसम में और बरसात के मौसम में पढ़ाई के साथ भैया अपने आप को बनाए रखता है, लड़ते रहता है, वही कुछ ना कुछ आगे करता है। नहीं तो सब अपने ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाता ना कि हम मेहनत करना चाहते हैं, सब मौसम के ऊपर, दूसरों के ऊपर टाल देते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं टालेंगे, आप मेहनत करेंगे और ऐसे अगली क्लास अगले दिन आपको मिलेगी, है ना। तो ठीक इसी प्रकार से आप करते चलेंगे। तो ये दो सवाल का जवाब बिल्कुल दे रहा है। तो चलिए ठीक है, आज इतनी बड़ी क्लास रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।